हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10 अध्याय दूसरा, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके पहले हम अध्याय 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि 5 वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज हमको पढ़ना है अध्याय 2 का पार्ट 1। तो देखिए फ्रेंड्स, अध्याय 2 का देखिए नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो है विद्युत अपघटय। देखिए क्या होता है विद्युत अपघटय। वे पदार्थ वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं आयनों में टूट जाते हैं आयनों में टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघटय कहते हैं। इसकी एक डिफिनीशन और हो सकती है। डिफिनीशन क्या है कि जिस पदार्थ का जलीय विलयन जिस पदार्थ का जलीय विलयन जिस पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है विद्युत का सुचालक होता है उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि मतलब कि वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघटय कहते हैं। एक दूसरी डिफिनीशन भी है कि वे पदार्थों का मतलब कि यहाँ पर लिखा है जिस पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटय। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl को का जैसे हम क्या करेंगे, इसको जल में डालेंगे या जल में घोलेंगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है। तो मतलब कि वे पदार्थ जिनको जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं उन पदार्थों को कहते हैं विद्युत अपघटय। इसका एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे हम जल में डालेंगे तो यहां से H पॉजिटिव और Cl निगेटिव इस तरह से टूट जाता है और ऐसे पदार्थों को कहते हैं विद्युत अपघटय। और यहां पर जो ये आयनों में टूटता है ना, इन आयनों को कहते हैं मुक्त आयन। इनको कहते हैं मुक्त आयन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर विद्युत अपघटय का क्या मतलब है। उसके बाद हमको अगला जो पढ़ना है, अगली हेडिंग है हमारे पास विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। देखते हैं कि आखिर विद्युत अपघटन का क्या मतलब है। इसमें देखिए हमको क्या पढ़ना है कि किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से लिखते हैं से
सरल अणुओं में टूट जाते हैं। सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास विद्युत अपघटन का एक जलीय विलयन है। यहां पर जैसे ये हमारे पास एक विद्युत अपघटन का मान लीजिए कोई जलीय विलयन है। मान लेते हैं कि यहां पर विद्युत अपघटन का कोई जलीय विलयन भरा है और इसमें हमको दो डुबा देना है इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड होगा यहां पर और एक इलेक्ट्रोड होगा यहां पर। मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। और ये इलेक्ट्रोड चलो मान लेते हैं कि ये हमारा है कैथोड और ये इलेक्ट्रोड हमारा है एनोड। और इस इलेक्ट्रोड में हमको क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करना है। देखिए मैं यहां पर देखिए डिफिनीशन में क्या लिखा हूं। यहां पर मान लो कोई एक विद्युत अपघटन का यहाँ विलयन है। अब विद्युत अपघटन के विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगे हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों से जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये विद्युत अपघटन किसका है, जैसे यानी Cl का है, तो बहुत सारे इसमें देखिए बहुत सारे सोडियम के धनायन होंगे और बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, ऋणायन होंगे। जैसे मान लेते हैं कि चलिए फिर से, जैसे यहाँ पर लिखा बहुत सारे यहाँ पर सोडियम के धनायन है और बहुत सारे यहाँ पर Cl के ऋणायन है। अब जो इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है उसे कहते हैं कैथोड और जो होता है पॉजिटिव उसको कहते हैं एनोड। अब सोचो पहले कि ये इलेक्ट्रोड निगेटिव क्यों है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसको कहते हैं कैथोड और जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको क्या कहते हैं, एनोड, अर्थात वो होता है धनायन। अब यहां पर हमको देखिए डिफिनीशन में हमने क्या बोला। डिफिनीशन में हमने ये बोला कि जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो उसमें विद्युत अपघटन पहले से घुला हुआ है ना, वो विद्युत अपघटन के अणुओं में जो टूटने की जो प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन। जैसे यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड यहां पर जैसे यहां पर टूटेगा तो यहां पर 2 Na और प्लस यहां पर Cl2 के रूप में टूट जाएगा। चलो थोड़ा इसको संतुलित कर लो। यहां पर 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है तो यहां चलो मैं यहां से क्या करता हूं, 2 से गुणा करा देता हूं। अब आखिर इसके अंदर क्रिया क्या हो रही है, आखिर हमको क्रिया को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर देखिए क्या प्रक्रिया हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम भर देते हैं एक थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये नमक मान लो कोई विद्युत अपघटन का विलयन है। अब यहाँ पर सोचो, मैं अभी आपको क्या बताया, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं उन पदार्थों को कहते हैं विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड को जैसे हम जल में घोले तो बहुत सारे यहाँ पर यानी पॉजिटिव, बहुत सारे यहाँ पर Cl निगेटिव आ गए, मुक्त, इन्हें तो मुक्त आयन कहते हैं। तो आखिर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि आखिर कैथोड पर क्या क्रिया चल रही है। चलो कैथोड पर थोड़ा देख लेते हैं। तो कैथोड पर देखेंगे तो देखिए ये है कैथोड और कैथोड है निगेटिव। निगेटिव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब यहां पर देखिए सोडियम के ऊपर क्या है, धन, तो धन इसलिए है क्योंकि सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब अगर सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो सोडियम भागेगा किसकी ओर, कैथोड की तरफ, और क्लोरीन भागेगा किसकी ओर, एनोड की तरफ। तो जैसे मान लीजिए सोडियम इधर की ओर भागा, सोडियम ऐसे, तो जैसे सोडियम इधर की ओर भागा तो यहां पर देखेंगे तो सोडियम अर्थात यानी पॉजिटिव ये क्या करेगा, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और यहां पर बना लेगा सोडियम, धातु बनाएगा। अब इसी तरह हम लोग अगर क्लोरीन को देखेंगे तो देखिए एनोड पर क्या प्रक्रिया चल रही है, एनोड पर, तो देखेंगे एनोड पर क्या क्रिया चल रही है। तो एनोड देखिए, एनोड यहां पर प्लस है, मैं भी आपसे बताया जो प्लस होता है उसको एनोड कहते हैं। आखिर यहां पर प्लस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसकी तरफ कौन भागेगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। तो क्लोरीन क्या करेगा,
क्लोरीन यहां से देखिए, यहां क्लोरीन अपना क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाल देगा। और जैसे क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो चलो जैसे मान लेते हैं यहां पर बहुत सारे क्लोरीन के आयन होंगे ना, तो चलो मान लेते हैं कम से कम मान लो 2 आयन यहां से आए, तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, तो यहां से क्या बना लेगा, सोडियम का देखिए एक अणु। तो आपने देखिए यहां पर डिफिनीशन में क्या देखा, डिफिनीशन में यही है ना कि किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सरल अणुओं में टूटने की या तोड़ने की प्रक्रिया को, तो सरल अणुओं में देखें आपने यहाँ पर कि जो क्लोरीन है उसके एक अणु प्राप्त हो गया, और इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। इतना समझ में आ गया। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा सा शेयर करते रहिए, और वीडियो देखा करो तो लाइक कर दिया करें, और उसमें कमेंट भी करें, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल और है, जैसे हमारे पास एक यहाँ पर बर्तन है, और इस बर्तन में 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, और इस बर्तन में हमको क्या लेना है, हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है HCl। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे हम क्या करेंगे, इसके जलीय अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल अपघटन करेंगे ना, जब इसको जल में डालेंगे, जल में जैसे इसको डालेंगे, तो इसमें बहुत सारे H पॉजिटिव और बहुत सारे यहाँ से Cl निगेटिव प्राप्त होंगे, और वो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर H पॉजिटिव होंगे और यहाँ पर Cl क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, क्या प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी, तो इस प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे कि जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जैसे हम इसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि यहाँ पर चलिए एनोड पर कौन सी प्रक्रिया चल रही है, एनोड पर। तो एनोड पर देखिए, एनोड पर देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी तरफ Cl भागेगा, तो जब Cl इसकी तरफ आएगा, Cl निगेटिव आएगा, तो Cl क्या करेगा, Cl अपना, जैसे मान लो Cl के 2 अणु इधर से आए, तो अपना क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये क्या बना लेंगे, Cl2। यहाँ पर देखिए क्लोरीन एक अणु के फॉर्म में आया। उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया चल रही है, कैथोड पर। तो कैथोड पर देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो चलिए यहाँ पर देखो कैथोड क्या है, निगेटिव है, तो इसकी तरफ पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो जब ये इधर की ओर भागेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, और प्लस क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसी तरह जैसे मान लीजिए 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, यहाँ से बनाएगा H2 गैस। तो मतलब इस तरह से आपको समझ में आ गया कि विद्युत अपघटन का क्या मतलब है, कि जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो वो विद्युत अपघटय अणु के रूप में टूट जाता है, और विद्युत अपघटय के अणुओं के रूप में टूटने की इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला हमको क्या पढ़ना है, अगला है हमारे पास वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत देखिए, देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था आर्हेनियस। तो आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया, और अपने सिद्धांत में उन्होंने कुछ बातें बताई जो देखेंगे इधर। देखिए इस सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस। यहाँ पर देखिए इन्होंने पहली बात क्या बताई, पहली बात कि किसी विद्युत अपघटय को, वही पदार्थ जो भाई आपको मैं पहले बताया, कि किसी विद्युत अपघटय को जल में घोलने पर वह आवेशित कणों में टूट जाता है। मैं आपको अभी भी बताया हूं पीछे, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जैसे आप क्या करोगे, जल में घोलोगे ना, तो ये क्या होता है, ये आवेशित कणों में अर्थात आयनों में टूट जाता है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि किसी विद्युत अपघटय को जल में घोलने पर वह आवेशित कणों में टूट जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, तो जैसे NaCl है, नमक NaCl, तो जैसे इसको क्या करेंगे, हम जल में घोलेंगे, तो ये क्या होगा, ये यानी कि सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन अर्थात 2 कणों में टूट जाएगा, और इन कणों पर एक कण पर आवेश होगा धनावेश और दूसरे कण पर आवेश होगा ऋणावेश। उसके बाद अगला है, उन्होंने देखिए दूसरा क्या उन्होंने नियम बताया
कि आवेशित कणों को आयन कहते हैं, मतलब कि इन आवेशित कणों को, इनको क्या कहते हैं? आयन। इसके पहले जब ये टूटता था ना तो हमें कुछ नहीं पता रहता था कि इनको कहते क्या है, लेकिन आर्हेनियस आए और वो बता रहे हैं कि जब किसी विद्युत अपघटय को हम जल में डालते हैं तो वो आयनों में टूट जाता है, कुछ आवेशित कणों में टूट जाता है, और उन आवेशित कणों का नाम उन्होंने बताया कि ये क्या है? आयन। उसके बाद आयन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। जैसे यहाँ पर दो भागों में टूटा है तो इसको कहते हैं धन आयन, इसको कहते हैं ऋण आयन। उसके बाद उन्होंने देखिए तीसरी क्या बात बताई, तीसरी बात बताई है कि विद्युत अपघटय का विलयन उदासीन होता है। अब देखिए ये हो गई चौंकाने वाली बात, विद्युत अपघटय का जो विलयन होता है ना वो उदासीन होता है। आर्हेनियस ने बताया, उन्होंने ये बता रहे हैं कि जब किसी विद्युत अपघटय को आप जल में घोलोगे तो वो आयनों में टूट जाएगा, और जब वो आयनों में टूट जाता है ना तो जितने वहां पर आवेशित कण में जितना वहां पर धनावेश होगा उतना ही वहां पर क्या होंगे? ऋणावेश होंगे। तो एक धनावेश के प्रभाव को एक ऋणावेश खत्म करेगा, या एक ऋणावेश के प्रभाव को एक धनावेश खत्म करेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे? उदासीन। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि धन आयनों पर आवेश ऋण आयनों के आवेश के बराबर होता है, इसलिए वे आवेशित कण क्या होते हैं? सभी उदासीन होते हैं। स्क्रीनशॉट करो। फिर देखेंगे चौथा क्या नियम है। उन्होंने देखिए चौथा नियम दिया कि आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास है HCl और हमने क्या किया, इसको कहा हमने H2O जल में डाल दिया, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर H पॉजिटिव और Cl निगेटिव प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अभिक्रिया है ना ये अग्रिम दिशा में भी चलती है और पश्च दिशा में भी चलती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्रिम दिशा में भी चले और पक्ष दिशा में भी चले, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है वो ये चिन्ह है। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बताया, नंबर 5वां पर उन्होंने कहा किसी विद्युत अपघटय का गुण उनके आयनों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो कोई विद्युत अपघटय है और उस विद्युत अपघटय को हम जैसे जल में डालते हैं, तो कोई भी विद्युत अपघटय मान लीजिए कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा विद्युत अपघटय है, मान लो कि उसको हमने जल में डाला और उसमें मान लीजिए 100% डाला तो वो मात्र 20% ही आयनों में टूटा। अब मान लो कोई दूसरा विद्युत अपघटय मेरे पास और है, उसको हमने जल में डाला, मान लो 50% टूटा, तो जो 50% जो टूटेगा ना उसकी जो चालकता होगी वो 20% वाले से अधिक होगी, क्योंकि वहां पर आयन अधिक हो गए, और जितने अधिक आयन होंगे, आयन ही तो विद्युत का सुचालक होते हैं। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि किसी विद्युत अपघटय का गुण उसके आयनों पर निर्भर करता है। जितना अच्छा वो आयन बनाएगा उतना अच्छा वो विद्युत अपघटय होगा। उसके बाद अगला नंबर है, यहां पर लिखा है किसी विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता उसके आयनों की संख्या तथा आयनों के आवेश पर निर्भर करती है। देखिए इसका क्या मतलब है, यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, और 3 एग्जाम्पल में हम देखेंगे बारी बारी से कि आखिर किसकी, पहले समझेंगे क्या लिखा है, किसी विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता, चालकता का मतलब होता है धारा को प्रवाहित, करंट प्रवाहित करने की क्षमता। यहां पर लिखा है चालकता उसके आयनों की संख्या तथा उनके आयनों के आवेश पर निर्भर करती है। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास यहां पर है NaCl, हमने क्या किया, इसको जल में डाला, तो यहां पर देखा हमने कि यहां पर एक Na पॉजिटिव एक Cl निगेटिव आया। उसके बाद जैसे हमारे पास अगला क्या है, हमारे पास MgCl2 है, हमने क्या किया, इसको जैसे जल में डाला तो यहां से क्या हो गया, Mg डबल पॉजिटिव और प्लस यहां से 2Cl निगेटिव आया। उसके बाद अगला नंबर देखिए यहां पर लिखा है Mg, उसके बाद Cl3 लिखा है, तो यहां पर देखिए जैसे हम इसको जल में डालते हैं तो यहां से क्या होता है Mg ट्रिपल पॉजिटिव और प्लस यहां से
3Cl निगेटिव आया। तो अब देखिए जिस विलयन मतलब कि जिस विलयन मतलब जिस विलयन में आयनों की मात्रा अधिक होगी वही विलयन अच्छा कंडक्टर होगा, अच्छा विद्युत का सुचालक होगा। अब वही जो विद्युत मतलब कि जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा होता है वो सबसे अच्छा विद्युत अपघटक भी माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, नमक को जैसे जल में डाला तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, टोटल यहाँ पर देखिए 2 आयन मिले। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर बताओ टोटल मिला के यहाँ पर देखिए 3 आयन मिल गए। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 और यहाँ पर देखिए 3 है तो टोटल देखिए यहाँ पर हमको 4 आयन मिल गए। तो अब यहाँ पर देखोगे तो आयनों की मात्रा बताओ किसमें सबसे अधिक है, तो आयनों की मात्रा यहाँ पर अधिक है MgCl3 में, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयनों में ज्यादा टूट रहा है। और उसके बाद देखोगे इसको तो देखिए थोड़ा सा इससे कम आयनों में टूट रहा है और ये सबसे कम आयनों में टूट रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे अच्छा विद्युत अपघटक कौन है। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक होगा वो क्या होगा, MgCl3, फिर उससे कम ये होगा और सबसे कम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब आर्हेनियस यही बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा भी हूं, किसी विद्युत अपघटक की विलयन की चालकता उसके आयनों की संख्या पर या तथा उसके आयनों के आवेश पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए आयनों की संख्या यहाँ पर अधिक है तो इस पर जो है करंट ज्यादा सप्लाई होगी, और यहाँ पर देखिए आयनों की मात्रा इसमें कम है तो इसमें करंट कम सप्लाई होगी। तो मेरे ख्याल से आज आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सबसे पहले वो मेरे चैनल को जा करके वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें। उसके बाद लाइक भी करा करें, कमेंट भी किया करें। जो भी वीडियो में थोड़ा बहुत कमी रह भी जाती है तो आप उसको कमेंट में आप बताया करें। तो जिसके अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको भी कमेंट में लिखा करें। इससे क्या होता है कि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने का। और जो भी स्टूडेंट जहां से भी देख रहा है कमेंट में जरूर लिखा करो कि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इससे हमें भी पता चलता है कि हमारी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।